नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संविदा कर्मियों को नियमित करेगी आगामी सरकार। 4 दिसंबर 2018 तक नियमित सेवा देने वाले होंगे कर्मचारी। 2 SIR फॉर्म भरने पर हो सकती है सजा। उत्तराखंड में कई मतदाता का नाम गांव और शहर दोनों जगह। UKSSC ने PCS मुख्य परीक्षा की स्थगित। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आयोग। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जंगल की आग पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मांगा। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। देहरादून में सरकारी राशन पर संकट गहराया। 26 लाख राशन धारकों का सत्यापन अधूरा। 15 दिसंबर तक नई डेडलाइन तय। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर डोईवाला से है, जहां आज फिर इंडिगो एयरलाइन की तमाम उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उड़ानें रद्द होने के मद्देनजर एयरलाइन की ओर से यात्रियों की सहायता के लिए एयरपोर्ट पर एक विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम यात्रियों का हर संभव सहयोग कर रही है। बताया गया कि सभी 13 इंडिगो उड़ानें रद्द की गई, जिससे रद्द हुई फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इंडिगो एयरलाइन की ओर से आगे ज्यादा जानकारी साझा करने का दावा भी किया गया है। और अब खबर लक्सर से है, जहां रुड़की स्टेट हाईवे पर डोसनी रेलवे फ्लाईओवर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली व बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई। इसमें दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल भेजा, जहां दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। पुलिस दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा रही है। लक्सर के पीपली गांव निवासी नवीन लक्सर गांव के एक व्यक्ति का ट्रैक्टर चलाता था और वो ट्रैक्टर लेकर लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे पर डोसनी गांव की तरफ लाया। वहां फ्लाईओवर के पास एक मोटरसाइकिल से उसके ट्रैक्टर की टक्कर लग गई। दुर्घटना होते ही ट्रैक्टर के पिछले पहिए का एक्सल टूट गया और चालक नवीन गिरकर उसके नीचे दब गया। मैं बोलूंगा उसे यही देगा। ये ट्रैक्टर की जो एक्सीडेंट हुआ है, इसमें एक लड़का जैनपुर से है, जैनपुर मतलूबपुरा, और एक लड़का है नवीन पीपली से। रात 9 बजे की घटना है लगभग। उस टाइम ये ट्रैक्टर पड़ी तरफ से लेके आए थे नवीन भाई। अचानक ट्रैक्टर का एक्सल टूटने से तो ट्रैक्टर अनियंत्रण हो गया। अनियंत्रण होने ट्रैक्टर सामने से जो मोटरसाइकिल पर लड़का आ रहा था, इसका क्या नाम है, मेहताब पुत्र हाकम, उसके ट्रैक्टर से उसे टकरा गया। उस अचानक दोनों की बहुत दुखदायक मौत हुई। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मौसम के बदलते मिजाज और बढ़ती ठंड को देखते हुए लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाला गिरने से दुर्घटनाओं की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा भी पलग्रस्त सड़कों व लगातार नमक व चुनाव छिड़कने के आदेश दिए गए हैं, जिसको देखते हुए अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड विवेकानंद सेमवाल ने अपने अधीनस्थों को पालाग्रस्त सड़कों पर चूना छिड़कने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि सर्द मौसम को देखते हुए विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। ऐसे में पौड़ी देवप्रयाग, पौड़ी टेका तथा लावली मोटर मार्ग स्थित अन्य मोटर मार्गों पर पलकग्रस्त क्षेत्रों में लगातार चूना का छिड़काव किया जा रहा है। जी, सर्दियों के लिए जो है हमारे द्वारा जो है तैयारी कर ली गई है कि सर्दी के मौसम पे कुछ रोडों पे हमारे कुछ भाग में पाला पड़ता है। जैसे हमारी पौड़ी देवप्रयाग हो गई, पौड़ी से लेकर के हमारा ये टेका बैंड की तरफ जो है वहाँ भी जगह-जगह पड़ता है और लाली वाली रोड है। तो कुछ रोडें जो हमने आइडेंटिफाइड हैं, पहले से आइडेंटिफाइड हैं, वहाँ हम लोग चूना डालते हैं और चूना या जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी यूरिया वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं और फिलहाल हम चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को सबको जो है लिखित में भी और वैसे भी निर्देश दे दिए गए हैं और उनको जो है हमने जो है इस वीक से जो है पूरा फोटोग्राफ सहित जो है अपडेट करने के निर्देश सभी को दे रखे। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में रह रहे पारंपरिक लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से राज्य सरकार द्वारा वंचित रखते हुए विस्थापित करने के मामले पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के दावों और उनके अधिकारियों की सुनवाई के लिए गठित कमेटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों को भी शामिल किया जाए, ताकि उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे प्राप्त हो सके और मूलभूत सुविधाएं मिल सके। इसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मैटर कोर्ट ने सुना था, जो कि वन क्षेत्र के पारंपरिक निवासी उत्तराखंड में, तो उनको मूलभूत सुविधाएं देने का फॉरेस्ट राइट एक्ट में प्रावधान है। तो कोर्ट ने आज ये आदेशित किया है कि जो फॉरेस्ट राइट्स के दावे हैं लोगों के, वन अधिकार के दावे हैं, तो उनको सुनने के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों को भी रखा जाए, ताकि वो उनके दावों को एग्जामिन कर सकें और उन लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे प्राप्त हो सकें, ताकि उनको सुविधाएं मिल सकें। कुछ जगह हुई है, लेकिन पूर्व में जो हुई है कार्रवाई वो अधूरी है, क्योंकि अभी स्टेट में जो हैमलेट्स और विलेजेस जिनमें ये राइट्स दिए जाने उनकी लिस्ट पहले तैयार की जानी थी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड थराली में विगत अगस्त माह में भीषण आपदा आई, जिसमें काफी बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि हुई। कई घर, होटल और दुकान तहस नहस हुए और सैकड़ों की संख्या में वहां जाने भी गई, और जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा वहां तुरंत आपदा राहत बचाव काम किया गया। इस आपदा के बाद सरकार द्वारा आपदा की जांच शुरू गई कि किन कारणों से इस आपदा ने भीषण रूप लिया। जांच का जिम्मा कर्नल अजय कोठियाल को दिया गया। जांच के बाद कर्नल कोठियाल ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आपदा विभाग की बैठक में कहा, ऐसी बातें बोली जो सरकार को अब असहज लग रही हैं। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष को भी आपदा जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका मिल गया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र का दौरा करने के लिए रवाना हो चुका है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे दायित्वधारी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के हालिया बयान ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। से एक बार फिर राजनीति में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कर्नल कोठियाल की इस बात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोठियाल ने
सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन उत्तरकाशी धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद सरकार से आपदा में हुए जान माल सहित मुआवजे को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ दर्जाधारी मंत्री कर्नल अजय कोठियाल ने अपने वायरल वीडियो पर छिड़े विवाद के बाद नया वीडियो जारी कर कांग्रेस पर आपदा जैसे मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का गंभीर आरोप लगाते हुए कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। 29 नवंबर को ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में आपदा प्रबंधन पर आयोजित सेमिनार वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में मेरे द्वारा ग्राउंड स्टडी और अपने संपूर्ण अनुभव के आधार पर विचार रखे गए। यह एक एजुकेशनल फोरम था जहां पर मैंने करीब 10 मिनट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखे। इसमें मैंने चाइना थ्रेट, वाइब्रेंट विलेज, प्रथम गांव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार, धराली में किस प्रकार से पुनर्निर्माण होना चाहिए के बारे में बोला। यह स्थान कोई पॉलिटिकल मंच तो था नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस संपूर्ण बातचीत से कैसे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है। कल तक जिस कांग्रेस के लिए मैं आलोचना का पात्र था, आज वही कांग्रेस मुझे हीरो बनाकर अपना पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती है। कांग्रेस सभी मुद्दों में से केवल एक बिंदु पर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। हम इसलिए आए हैं कि जब धराली की आपदा आई उस समय करण मेहरा जी उस समय के हमारे कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आए और सरकार को जो आवश्यक बातें थी वो बताई, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी सरकार उस पर नहीं चेती। और अब तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग ही इस बात पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि ये बड़ा अमानवीय है कि जहाँ पर 147 लोग दबे हों, उनकी बॉडी को खोजने के बजाय सरकार ने और उस पर मलबा डाल के सड़क बना दी, लेकिन ये प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि उनकी बॉडी खोजी जाए। उनके परिजन परेशान हैं। धराली के हमारे लोग जिनके आवास गए वो परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं कि सरकार उनके उन मकानों को कि जिनको कि हेरिटेज हाउस के रूप में जाना चाहिए, सामने आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार के हेरिटेज मकान है ये, इस प्रकार के मकानों को कच्चे मकान की श्रेणी में रखकर कम मुआवजा देकर अपने फर्ज से पल्ला झाड़ रही है। जो व्यावसायिक भवन नष्ट हो गए, पूरी तरह खत्म हो गए, उनको सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हम व्यावसायिक मकानों का कोई मुआवजा नहीं देते हैं, हमारे नियम में नहीं है। नियम कौन बनाता है? विषय को राजनीतिक विषय बना दिया गया। कांग्रेस ने उसको एक राजनीतिक विषय बनाकर पेश किया, जो उचित नहीं है। दूसरा, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं सरकार के पास, उन रिसोर्सेज के माध्यम से जो आंकड़े आए हैं वो हम पहले भी सामने रख चुके हैं कि लगभग 59 लोग पहले लापता पाए गए थे। या उसके बाद जब सर्च चला तो उसके बाद पता चला कि कुल 53 लोग हैं, क्योंकि बाकी लोग मिल गए थे बाद में, जो विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, वहाँ उनकी उपस्थिति वेरीफाई हो गई थी। तो 53 का आंकड़ा अभी सरकार के पास है। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि वहाँ पर 53 लोगों की कैजुअल्टी हुई है। और उसमें भी यदि कोई कांग्रेस को कोई संदेह लगता है, कोई आंकड़े अगर कांग्रेस पेश करते हैं, कांग्रेस कर्नल कोठियाल के आंकड़ों को पकड़ के न चले। कांग्रेस के पास क्या फीडबैक है, उस फीडबैक को क्यों नहीं सामने रखती है? वो बताए ना किस आधार पर वो बोल रहे हैं। उत्तराखंड पर अगस्त और सितंबर का महीना काफी भारी रहा था। प्रदेश को आपदा के चलते करीब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। आपदा में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तराखंड आए थे। तब तात्कालिक राहत पैकेज के रूप में पीएम ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन उसमें से अभी तक उत्तराखंड को 1 रुपया भी नहीं मिला। दरअसल इस धनराशि को लेने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। इसी वजह से प्रदेश के पीएम मोदी की घोषणा किए गए राहत पैकेज में से 1 भी रुपया नहीं मिल पाया है। साथ ही कर्नल कोठियाल के वायरल वीडियो और उत्तराखंड कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन उत्तरकाशी धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार के कामों पर हल्ला बोल दिया है। वो पीडीएनए की रिपोर्ट जाएगी तो सारा कुछ हमारा उसमें सब कुछ शामिल है। जो हमने पैसे पहले मांगे थे, पहले हमारा प्रत्यावर्तन गया था। अब चूंकि पीडीएनए के बाद ही पैसा मिलता है, पीडीएनए के बाद हाई लेवल कमेटी की बैठक होती है और फिर उसमें देखा जाएगा हमारा प्रस्ताव कितना सही है, कितना मान्य है। तो जितना उचित पाया जाएगा उसके अनुसार भारत सरकार स्वीकृत करती है। देखिए, जो हमारी क्षति हुई है, चाहे सड़कों को, पुलों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली की लाइन, पानी की लाइन, कृषि भूमि, हमारे मकान, तमाम जो लॉस हुए हैं उसको क्षतिपूर्ति के लिए हम पैसा मांगे। और इसके अलावा हम मिटिगेशन फंड में, डीआरआर में, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए पैसा मांगेंगे कि फर्दर कोई नुकसान न हो।
उसके बचाव के लिए किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, किस प्रकार का उपाय किया जाना है कि फर्दर आगे आगे आने वाले दिनों में जब बरसात होती है, अतिवृष्टि होती है, हमारा नुकसान न हो, उससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाना है, उसके लिए भी पैसा मांगा गया। उत्तराखंड क्रांति दल पहले भी मांग उठा चुकी थी और जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ देहरादून आ रहे थे तो तब भी हमने एक मांग पत्र उनके डीएम साहब के माध्यम से उन्हें दिया था। लगभग 15,000 करोड़ का हमारा अंदेशा था कि इतना नुकसान धराली में हुआ ही था। और अन्य आपदाओं की तो बात अलग है। अभी कोठियाल जी के बयान से स्पष्ट होता है कि सरकार घिरती हुई स्पष्ट नजर आ रही है। इनका आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन हम पहले से आरोप लगा रहे थे कि वहां पे कम से कम 150 से 200 लोग जो वहां पर रहे होंगे वो बेचारे वहां पर काल का गास बने हुए हैं। लेकिन ये राज्य सरकार है, ये जानबूझकर तथ्यों को दबाने में माहिर है। इससे पहले भी इन्होंने कई आपदाओं में यही खेल खेला है और वर्तमान स्थिति यह है, जो थोड़ा बहुत ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, थोड़ा बहुत राष्ट्र केंद्र सरकार के माध्यम से दी गई है, उसे भी अभी तक जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं। देखिए, जिस वक्त धराली और थराली में आपदा आई थी उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम पहुंच करके लोगों के साथ, उनके साथ खड़े होकर के उनकी समस्याओं का समाधान किया, वहां से लोगों को निकालने का काम किया। हमारा जितना भी संसाधन था, हमारे जितने भी आपदा प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी थे वो वहां थे। हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने जितना बेहतर काम वहां पर किया, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस केवल और केवल लोगों के ऊपर, लोगों की गलत धारणाओं को, अपनी भावनाओं को गलत तरीके से थोपने का काम कर रही है। और 2027 का जो वो एक सपना देख रहे हैं, जिसको मैं मुंगेरी लाल के सपने जो कांग्रेस इस वक्त देख रही है कि 2027 में हम आपदा पीड़ितों के ऊपर राजनीति करके या युवाओं के ऊपर या महिलाओं के ऊपर राजनीति करके हम सत्ताधारी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता देख रही है कि आपदा में भी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अवसर ढूंढ रही है राजनीतिक रोटियां सेकने के। उत्तरकाशी जिला आपदा प्रबंधन से मिली अधिकृत सूचना के अनुसार थराली आपदा के दौरान शुरुआत में 69 लोग गुमशुदा रिपोर्ट किए गए थे। इसके बाद कई बिहार और नेपाल के लोगों के मिलने के बाद में पूछताछ हुई और आंकड़ा घटकर 53 हो गया। इसके अलावा बरामद किए गए शवों की बात करें तो धराली आपदा में कुल 4 शव अब तक बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का शव धराली में ही पहले दिन बरामद किया गया था। वहीं 3 शव आर्मी कैंप से अब तक बरामद किए गए हैं, जबकि अजय कोठियाल का कहना है कि 147 लोग मलबे के नीचे दफन है। ऐसे में जाँच रिपोर्ट को लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि सभी विपक्षी दलों ने अब आपदा के इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते खबरों में। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व अध्यक्ष एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने धराली का दौरा कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया है और उसी को लेकर प्रेस वार्ता भी की। प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे दावे जमीनी हकीकत से बिल्कुल उलट हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मृतकों की संख्या को लेकर सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रियों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते, जिससे सरकार की लापरवाही उजागर होती है। हमारा कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल थराली आपदा क्षेत्र में कल गया, पूरे प्रतिनिधिमंडल ने ये महसूस किया कि 4 महीने पहले घटी उस आपदा में थराली और हरसिल की जो स्थिति थी, आज भी उनको उसी जगह पर सरकार ने छोड़ दिया। सरकार के पास काम करना तो दूर, सरकार के पास इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आई। स्पष्ट तौर पर इसको कह रहा है कि हमको अपने परिजनों की बॉडीज चाहिए। 8 लोग वहां के लोकल हैं, 9 आर्मी से हैं, कुछ उसमें अग्निवीर हैं और कुछ परमानेंट जो फौजी होते हैं वो हैं। उसके अलावा कई बिहारी और नेपाली मजदूर हैं, टूरिस्ट हैं, और ये 147 की संख्या में पूरी नहीं समझता। सरकार से मेरी मांग है आपके माध्यम से, मैंने पहले भी कहा था प्रेस करके, कितने फोन एक्टिव थे और घटना के बाद कितने फोन अनएक्टिव है उसकी सूची दे दी। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में वक्फ संपत्ति के पंजीकरण के लिए बीते 5 नवंबर को उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गए थे, जो 5 दिसंबर तक होने थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण, जिसमें मस्जिद, मदरसे व वक्फ बोर्ड से संबंधित संपत्ति का विवरण, अनिवार्य रूप से इस पोर्टल पर अपलोड किया जाना था। ये प्रक्रिया वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और बेहतर उपायों को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, जिसको लेकर जनपद हरिद्वार के मंगलौर मदरसे में सेंटर लगाकर रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया।
जिससे वक्फ पोर्टल पर संपत्ति का लेखा जोखा दर्ज करने में सहयोग कर सके। सरकार ने एक दिन बढ़ाकर 6 दिसंबर तक पोर्टल पर नए रजिस्ट्रेशन करने की छूट दी है। वहीं अभी तक पोर्टल रजिस्ट्रेशन में लगभग 250 से ज्यादा संपत्तियों का विवरण दर्ज किया गया है, जिसमें 150 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए हैं। जानकारी को लेने के लिए इसमें हम बहुत सारी समस्याएं रजिस्ट्रेशन करते टाइम, इसका 5 तारीख का लास्ट डेट था, 5 दिसंबर। तो हमारे सामने क्या हुआ कि आदमी की भीड़ थी ज़्यादा, 500-600 आदमी आ रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक का हो रहा है। तो हमने उसकी शिकायत लगाई, शिकायत लगाने के बाद उस पर कार्रवाई की गई, टीम से आए कुछ बंदे, सर्वे लेके हमारे सारा बताया गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब जो डेट बढ़ाई गई है, एक दिन बढ़ाया गया है, वो सिर्फ उनके लिए बढ़ाया गया है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी नए के लिए कोई सुविधा नहीं, अमेंडमेंट नहीं किया गया। बाकी इसमें जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया सिर्फ उनके ही डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, बाकी जिनका नहीं हुआ उनके लिए कोई कुछ नहीं है। और अब खबर लक्सर से है, जहां पूर्व राज्य मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता कर मूल निवास और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का अंतर समाप्त करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय बाशिंदों के लिए मूल निवास का वाकई मुद्दा है, क्योंकि उत्तराखंड में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उत्तराखंडी है, और वो चाहे नारसन, बालावाली, भगतपुर, धारचूला, विकासनगर या हल्द्वानी के किसी भी इलाके में रहता हो। इसलिए मूल निवास और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का अंतर खत्म किया जाना चाहिए। धामी सरकार को ये भेदभाव खत्म करना चाहिए। हरिद्वार के लोगों को भी पहाड़ी इलाकों के लोगों की तरह ही मूल निवास आदि सुविधाएं मिलनी चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि मूल निवास के लिए जो आज हमारे बच्चे जब पास आउट होकर के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, तो उनको एक क्लॉज लगाया जाता है कि आप मूल निवास प्रमाण पत्र लाइए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि क्योंकि आजकल तो CSC सेंटर खुद ही सरकार ने बनाए हैं, और CSC सेंटर के माध्यम से किसी भी साइबर कैफे के माध्यम से कोई भी व्यक्ति 10 मिनट में ऑनलाइन या फिर अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, क्योंकि अब तो सब ऐप आ चुके हैं, तो मूल निवास का ऐप क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है कि उत्तराखंड में मूल निवास का ऐप सरकार क्यों लॉन्च नहीं कर रही है। और अब खबर मंगलौर से है, जहां पुलिस ने आमजन को सुरक्षा का एहसास दिलाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलौर क्षेत्र सहित नगर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में एक व्यापक चेकिंग अभियान चलाया है। ये अभियान SSP हरिद्वार के स्पष्ट निर्देशों के तहत आयोजित किया गया था। पुलिस टीमों ने भीड़भाड़ वाले बाजारों, संवेदनशील स्थानों, जिले की सीमावर्ती चेक पोस्टों और आंतरिक मार्गों पर सघन जांच की है। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर वाहनों की बारीकी से चेकिंग की और संदिग्ध दिखने वाले व्यक्तियों से पूछताछ कर उनका सत्यापन किया। विशेष रूप से बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की गई। और इसी के साथ पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी है। ये परीक्षा 6 से 9 दिसंबर के बीच आयोजित होनी थी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में कुछ गलत सवाल पूछे जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी कुलदीप राठी व अन्य ने प्रारंभिक परीक्षा में कुछ गलत सवाल पूछे जाने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि ये प्रश्न या तो गलत हैं या फिर उनके विकल्पों को लेकर गंभीर अस्पष्टता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रश्न संख्या 70 को पूरी तरह से हटाया जाए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।